हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ये लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हम बहुत सारी बात करने वाले हैं, बट आज जो हम लेंगे बच्चों वो लेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। कुछ डिटर्मिनेशन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमें पहले समझना बहुत जरूरी है, फिर आगे जाके और भी हमारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर वो काम आएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हर व्यक्ति क्या करता है? प्लानिंग करता है। क्या करता है बच्चों? प्लानिंग करता है। और वो जैसा प्लान करता है, कहते हैं कि अगर उसके ऊपर हम पूरा फोकसली काम करें तो कई बार ये होता है कि जो हमने सोचा होता है वही हमारा एज इट इज काम हो जाता है। और कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हमने जो सोचा होता है उसके जस्ट विपरीत भी हो जाता है, क्योंकि ये है भाई साहब एक मार्केट। क्या है बेटा? मार्केट, इकोनॉमी, मार्केट है। यहां पर ह्यूमन बिहेवियर ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है चीजों को, तो इस वजह से कोई भी चीज फिक्स यहां पर नहीं रहती है। आप जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे उससे बस प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कुछ अच्छा होने की, बट 100% गारंटी कभी भी किसी चीज की नहीं होती है। आप आज सोच रहे होंगे कि सर आप आज ये बिजनेस का ऐसे प्लानिंग वाला टॉपिक लेकर क्यों बैठ गए हैं? हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ने आए हैं और आप इकोनॉमिक्स के अंदर हमें ये प्लानिंग के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो देखो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको एग्रीगेट डिमांड के नाम से भी इस चैप्टर को जाना जाता है, तो इसके अंदर आज मैं आपके सामने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स यहां पर लेने वाला हूं जो आपके कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और बच्चे अधिकतर, क्योंकि छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना बच्चों, तो आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो उसके अंदर। ये 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में कभी कभी इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि छोटा कॉन्सेप्ट है ना, सबका फोकस कहां रहता है? बड़ी चीजों के ऊपर, बड़े फोकस पे, कि सर जो है जिसमें डायग्राम भी हो, टेबल्स भी हो, कुछ समझाने के लिए हो, तो सब बच्चों का उसको ही समझने में पूरा फोकस चला जाता है। तो आइए इसको भी बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि हमें आसान भाषा में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहां पर हम कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं लेंगे। मैं ये चाहता हूं कि जितना हम लोग नीचे होके समझ सकते हैं लैंग्वेज को, या जितना आसान करके हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उसी से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गए बच्चों, तो फिर कैसा भी टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए वो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आज जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो हमारा रहने वाला है जैसे प्लानिंग वगैरह के ऊपर ही है, तभी मैंने आज आपके सामने प्लानिंग की बात की। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होने वाला है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया बेटा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम कंजप्शन के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे बच्चों? कंजप्शन के ऊपर बात करेंगे। अब ये कंजप्शन क्या है सर? तो कंजप्शन आप सभी को पता है बेटा कि कोई भी चीज, जैसे हम कमाते किस लिए? कि हमारी सबसे पहले बेसिक नीड्स को हम फुलफिल कर सकें। जो भी हमारे यूज में आने वाली चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो, रहने की हो, तो ये सब चीजें हमारे कंजप्शन में आते हैं। मेनली इंसान इन्हीं चीजों के लिए कमाता है, बाकी जो बचती है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में चला जाता है बेटा। तो देखो बेटा, यहां पर आपके लिखा हुआ है एक्चुअल, रियलाइज्ड या एक्सपोस्ट। तीनों का मीनिंग सेम ही है। अगर मैं एक्चुअल कंजप्शन बोलूं तो भी मीनिंग वही रहेगा जो अभी आपके दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है, और अगर मैं इसको एक्सपोस्ट कंजप्शन बोलूं तो भी आपको वही समझना है जो आपने एक्चुअल कंजप्शन के टाइम पर समझा था। इज दैट क्लियर बच्चों? और अगर रियलाइज्ड कंजप्शन बोलूं तो भी आपके दिमाग में वही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो एक्चुअल कंजप्शन को पहली बार सुनकर आपने समझा था। चलो फिर भी हम लोग यहां पर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सपोज करो आप
महीने के 20,000 रुपए कमाते हो, ठीक है, कितने कमाते हो बेटा, महीने के 20,000 रुपए आप कमाते हो, उस 20,000 में से आप करीबन 15,000 रुपए अपने घर के कंजप्शन में यूज कर लेते हो, जैसे कि घर का किराया हो गया, है ना, नेसेसरी आइटम्स के जो भी चीजें हैं, घर का राशन हो गया, सब कुछ, लाइट का बिल, नल का बिल, सब कुछ चुका चुकू के आपके 15,000 रुपए 20,000 में से खर्च हो जाते हैं। ये आपका फिक्स है हमेशा, और ये होता है, आप कुछ सोच नहीं रहे हो कि मैं 20,000 कमाऊंगा तो उसमें से 15,000 खर्च करूंगा और 5,000 सेविंग करूंगा। नहीं भाई साहब, ये एक्चुअल में हो रहा है आपके साथ में कि 20,000 में से 15,000 आपके 101% एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में खर्च हो रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड रियलाइज कंजप्शन, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड कंजप्शन। इज दैट क्लियर बेटा? जो आप अभी रियल लाइफ में, प्रेजेंट में, जो अपनी इनकम का जितना पार्ट भी आप खर्च कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड रियलाइज कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड कंजप्शन। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो, बुक की लैंग्वेज से पढ़ के देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कंजप्शन which the consumers in an economy actually consumed is called actual or realized or exposed consumption। ठीक है ना? जो हम एक्चुअल लाइफ में, प्रेजेंट में अपने इनकम का जितना भी पार्ट हम खर्च कर रहे हैं हमारे कंजप्शन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल, रियलाइज्ड और एक्सपोज्ड कंजप्शन। ठीक है, चलो मैंने एक एग्जांपल भी लिख दिया इसमें, उससे भी पढ़ के हम समझ लेते हैं। अ फैमिली हैज made a plan that they will spend rupees 10,000 on the daily needs of their household like food, rent, utilities, etc. and etc. But at the end of the month it was founded that they had spent a total of rupees 10,000 rupees। Is that clear? आपको लग रहा था कि 10,000 रुपए में मेरे पूरे घर का खर्चा चल जाएगा, बट जब आप खर्चा करना स्टार्ट हुए तो आपको महीने के आखिरी में पता चला कि मेरे तो घर के खर्चे में कितने खर्च हो गए, 11,000 खर्च हो गए। सोचा कितना था, 10,000 सोचा था, खर्च कितने हो गए, 11,000 हो गए। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल या रियलाइज या एक्सपोज्ड कंजप्शन। इसी को हम एक्चुअल, रियलाइज और एक्सपोज्ड कंजप्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल, रियलाइज और कंजप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं कि आगे क्या है। ऐसे ही बेटा एक्चुअल, रियलाइज्ड और एक्सपोज सेविंग्स। ठीक है, सेविंग मतलब क्या होता है बेटा? वो आपकी इनकम का वो हिस्सा जो आप कभी भी खर्च नहीं करते हो, भविष्य के लिए बचाकर चलते हो कि भाई भविष्य में अगर कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो मैं इन पैसों का इस्तेमाल वहां पर करूंगा। तो मतलब आप अपनी इनकम का वो हिस्सा जो खर्च नहीं करते हो, दैट इज कॉल्ड सेविंग्स। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सेविंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेविंग्स कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो, इसको भी समझने के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपने सोचा कि मैं अपनी इनकम में से 5,000 रुपए बचा लूंगा सेविंग के रूप में। इस 5,000 रुपए को मैं खर्च नहीं करूंगा अपने किसी भी कंजप्शन की नीड में। बट जब आप एक्चुअल लाइफ में खर्च करने लगे अपनी इनकम में से, तो आखिरी में, महीने के आखिरी में आपके पास सिर्फ 3,000 बच रहे हैं बेटा। कितने बच रहे हैं? सिर्फ 3,000 बच रहे हैं। तो ये जो आपने सोचा 5,000 और एक्चुअल में आपके पास कितने बचे बेटा? 3,000। दैट इज कॉल्ड अब ये आपके लिए क्या कहलाएगा बेटा? एक्चुअल, रियलाइज्ड और एक्सपोज्ड सेविंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अब आप चाहे इसको एक्चुअल बोलें, चाहे इसको रियलाइज्ड बोलें, चाहे आप इसको एक्सपोज्ड बोले बेटा, कुछ भी बोले, तीनों का मीनिंग सेम ही है। और इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल, रियलाइज्ड और एक्सपोज्ड सेविंग। कि हमने जो एक्चुअल में हमारे लिए बचाया महीने के आखिरी में, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल सेविंग। देखो, हमें बुक की लैंग्वेज से पढ़ना चाहिए। वॉट एवर इज लेफ्ट आउट आफ्टर डिडक्टिंग एक्चुअल कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एक्चुअल, रियलाइज्ड और एक्सपोज्ड सेविंग्स। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सपोज अ पर्सन हैड प्लान्ड दैट ही विल सेव rupees 5,000 in this month, but at the end of the month he finds that he has saved only rupees 3,000, so this rupees 3,000 will be his actual saving।
तो सोचा तो 5,000 का था, बचा हमारे साल के आखिरी में महीने के आखिरी में 3,000 रुपए। तो ये जो 3,000 रुपए है ये आपकी एक्चुअल सेविंग है बच्चों। क्या है बच्चों? ये आपकी एक्चुअल सेविंग है ना। आपने प्लान तो क्या किया? आपने प्लान तो बहुत अच्छा किया था कि भाई हमारे पास इतना पैसा बच जाना चाहिए, बट नहीं बचा बच्चों। तो नहीं बचा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते सर। तो जो 3,000 हमारे पास बचे, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल सेविंग्स। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो कितना आसान आ रहा ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आगे रिलेशन समझने में बहुत आसानी रहेगी आपके लिए, ठीक है ना। और हम बहुत जल्दी इस चैप्टर को भी फिनिश करने वाले हैं, और आई एम डैम श्योर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपको ये जो समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स बेटा, और जो बच्चे इस क्लास में नए हैं आप सभी से गुजारिश है बेटा आप लोग सभी लेक्चर नंबर 1 से ही देखें। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे देखते हैं, फिर बाकी बातें आगे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है बेटा एक्चुअल, रियलाइज्ड और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। हाँ, हर इंसान इस रेस में दौड़ने में लगा हुआ है कि वो जो पैसा अर्न कर रहा है उसको वो और कैसे इंक्रीज करे। हर इंसान इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी इनकम को और इंक्रीज कर सके, और इसके लिए सबसे अच्छा हमारे पास में एक ही विकल्प है, वो है इन्वेस्टमेंट। कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दो। क्या कर दो बेटा? इन्वेस्ट कर दो, मतलब ऐसी जगह खर्च कर दो जहां पर आप दोबारा से उसमें से जब भी वो पैसा निकालेंगे तो वो पैसा डबल होकर आपके पास में आ जाए, वेस्ट ना हो। इज दैट क्लियर बेटा? दैट इज कॉल्ड इन्वेस्ट। इसलिए लोग मार्केट शेयर्स में, इसलिए लोग लैंड्स में, इसलिए लोग शॉप्स में, इसलिए लोग घरों में हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी इनकम वो डबल कर सकें बेटा। एक्चुअल और रियलाइज्ड और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, द एक्चुअल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एक्चुअल और रियलाइज्ड और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जा रहा है बेटा? जो आप एक्चुअल में अपनी एडिशनल इनकम को किसी कैपिटल स्टॉक में लगा रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट को, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल, रियलाइज्ड और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि बेटा आपने सोचा कि यार मेरे पास में 2 लाख रुपए बच रहे हैं, ठीक है ना, और मैं इस 2 लाख रुपए को कहीं पर इन्वेस्ट कर देता हूं बेटा, तो वो आपके पास में 2 लाख में से जो आपने इन्वेस्ट किया, सपोज करो आपने डिसाइड किया कि यार मैं 2 लाख रुपए जो है मशीन खरीदूंगा। आप मशीन परचेस करने गए, अपनी फैक्ट्री के लिए 2 लाख रुपए की मशीन परचेस करने गए बच्चों। आप मशीन परचेस करने गए तो आपको पता चला वो 2 लाख की नहीं 2.5 लाख की मशीन है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बेटा? 2.5 लाख का। आपने सोचा कितने का था? 2 लाख का। तो जो 2.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? हम सोच क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, बस जो हो गया ना वही एक्चुअल है, और जो नहीं हुआ ना वही प्लान था। देखो पढ़ो क्या लिख रखा है। The actual additional in the capital stock of an economy is termed as actual, realized or exposed investments. Example के लिए suppose a businessman made a plan that he will buy a new machine with rupees 10 lakh to increase his production capacity. एक बिजनेसमैन को लगता है कि उसके 10 लाख की एक मशीन परचेस करनी पड़ेगी तभी जाके उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। बट व्हेन वन एक्चुअल परचेज दीज मशीन, जब वो मशीन परचेस करने गया तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट उस मशीन पर 11 लाख रुपए का हो गया। सो द मनी वॉज स्पेंड प्रैक्टिकली इज कॉल्ड एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो रियल लाइफ में या एक्चुअल में जितना पैसा खर्च हुआ वही आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। आगे एक और कौन सा कॉन्सेप्ट है? हाँ, एक्सपोज्ड आउटपुट। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ चीजों का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? किसी चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, लाइक उनकी कोई फैक्ट्री है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप समझो आपकी एक फैक्ट्री है। इज दैट क्लियर? अब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं ना इस साल करीबन 1000 यूनिट अपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करूंगा। इस साल कितना? 1000 यूनिट अपना इस साल अपनी जो है फैक्ट्री में प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, अब पूरा साल निकला, आपने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया और अंत में आपको पता चला
कि आपका जो प्रोडक्शन है वो 1000 यूनिट ना होकर सिर्फ 900 यूनिट ही प्रोडक्शन हो पाया है। तो बेटा जो सिर्फ 900 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल, दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड एंड दैट इज कॉल्ड एक्सपोज्ड आउटपुट। इज दैट क्लियर बेटा? मतलब जो एक्चुअल में आपने जितना प्रोडक्शन किया अपनी कंपनी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आउटपुट। ठीक है बेटा, देखो लिख रखा है, बुक की लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन which the producers actually in an economy is termed as actual or realized or exposed output. Is that clear beta? आगे देखो, well a factory had planned to produce 1000 units by the end of the month, but when counted at the end of the month it was found that they had produced 900 units. So these 900 units are our actual output. भाई जितना प्रोडक्शन होगा वही तो हमारा एक्चुअल होगा, बाकी तो सब क्या है, प्लान की लीला है सर, हमने प्लान किया बस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अब आप ये मत सोच लेना कि सर प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, प्लानिंग तो करनी चाहिए ना। आपने 1000 की प्लानिंग की तभी तो आप 900 तक पहुंचे। अगर आप 1000 की प्लानिंग नहीं करते तो जो एक आप पहले करते थे वही करते रहते, तो आप कुछ तो बढ़े। अब अगली बार आप 1100 की आउटपुट की प्लानिंग करना तो आप 1000 तक 100% पहुंच जाओगे। तो प्लानिंग जरूरी है। अब वो ये मत सोच लेना कि सर हम जो सोच रहे हैं वैसा तो हो नहीं रहा, बट बेटा प्लानिंग करोगे तभी तो किसी ना किसी चीज के थोड़ा सा पास तक पहुंचोगे, तो वो जरूरी है ना। इसलिए प्लान जीवन में करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग भी प्लान कीजिए। क्या प्लान कीजिए कि सर हमारी देखना 90% बनेगी, तो 90 नहीं, तो मैं तो चाहता हूं कि 90 बने, ठीक है ना, बट मान लो 90 नहीं बनी तो कम से कम 85 87 तो बनेगी, काफी पास पहुंचेंगे। प्लानिंग करने से क्या होता है बच्चों, हम लोग उसको अचीव करने में हमारे पूरे एफर्ट्स लगा देते हैं। प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एफर्ट्स लगाना। एफर्ट्स आप लगाओगे तभी तो आप अपने गोल के पास पहुंचोगे। बिजनेस में पढ़ा रहे होंगे ना आपको सर, वो क्या पढ़ा रहे हैं प्लानिंग के अंदर, आपको ये तो पढ़ा रहे हैं कि हमारा ताकि एक ही चीज पर फोकस रहे, हम एफर्ट्स लगाएं। एफर्ट्स लगाना प्लानिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे अपने गोल के, उतना ज्यादा धीरे धीरे नजदीक पहुंचते जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एक्चुअल के 4 कॉन्सेप्ट्स। अभी हमारे पास में कुछ और भी है, उसे भी समझ लेते हैं। अब आते हैं बेटा प्लानिंग के ऊपर। अब देखो हम लोग प्लान, मैंने कहा ना भी आप लोगों से, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे प्लान और डिजायर और एक्सएंट इसमें आ गया कंजप्शन, कि प्लान है, डिजायर है, एक्सएंट है कंजप्शन में। ठीक है ना। व्हाट द, देखो जैसे हम सोच रहे हैं कि मेरे पास में 20,000 रुपए सैलरी आती है, उसमें से मैं 15,000 रुपए अपने कंजप्शन पे खर्च करूंगा, बचा हुआ पैसा सेव करूंगा। तो आपने प्लानिंग किया कि मैं हर महीने 15,000 रुपए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में खर्च करूंगा। इज दैट क्लियर बेटा? दैट इज कॉल्ड प्लान कंजप्शन। सोचा है, रियल लाइफ में भी हुआ नहीं है ऐसा। इज दैट क्लियर? आप सोच रहे हो कि मेरी 20,000 रुपए, मान लो आपकी नई नई नौकरी लगी, 20,000 रुपए आपकी सैलरी है, तो आप क्या सोच रहे हो घर बैठे बैठे, यार 20,000 रुपए की मेरी सैलरी है ना, तो 15,000 में तो 15,000 रुपए तो घर पे उड़ जाएंगे, बचेंगे 5,000 रुपए, वो 5,000 रुपए मेरी सेविंग्स हो जाएगी। सोच रहे हो, हुआ नहीं है अभी। ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्लान कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड एक्स एंड कंजप्शन, दैट इज कॉल्ड डिजायर कंजप्शन। देखो क्या लिख रखा है बुक की लैंग्वेज में, व्हाट द कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी इंटेंड और प्लान टू कंज्यूम इज कॉल्ड प्लान और डिजायर और एक्स एंड कंजप्शन। उसे वो प्लान कर रहा है कि मैं इतना कंजप्शन करूंगा, ठीक है ना, हुआ नहीं है, करूंगा, दैट इज कॉल्ड प्लान कंजप्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इफ यू आर गेटिंग अ सैलरी ऑफ ₹10,000, so you think that you will get ₹8,000 will be spent on essential items and the remaining rupees will be saved as ₹2,000. So this is ₹8,000 you have planned to spend. This is called plan consumption. इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लान कंजप्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? प्लान और डिजायर और एक्स एंड सेविंग्स। अब यहां पर सेविंग्स के ऊपर लेकर आ गया बेटा। किसके ऊपर लेकर आ गया? सेविंग्स के ऊपर। अब आप जो पैसे कमा रहे हो, सपोज करो इसी एग्जांपल से चलते हैं, 10,000 रुपीज की आपकी सैलरी है,
अभी नई नई नौकरी लगी है, अगले महीने आपके पास सैलरी आने वाली है, उससे पहले आपने सोच लिया है कि 10,000 में से 8,000 खर्च करूंगा और 2,000 रुपए बचा लूंगा। हुआ नहीं है, सोचा है। तो ये सोचना ही प्लान सेविंग हो जाएगा, डिजायर सेविंग हो जाएगा, एक्सेंट सेविंग हो जाएगा। What the savers in an economy intend or plan to save is called plan or desire or ex-ante savings. Example, if you are getting a salary of rupees 10,000, you decide to spend rupees 8,000 will be spent on essential items and the remaining rupees will be saved 2,000 rupees. So this is rupees you will be saved 2,000. This is your plan savings. कंफ्यूज करने के लिए प्लान भी आ सकता है, तो प्लान सेविंग आ जाएगा तो आप समझ जाओगे। बट बेटा डिजायर सेविंग आ जाए तो भी मीनिंग वही है, एक्सेंट सेविंग्स आ जाए तो भी मीनिंग वही है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, बच्चे एक्सपोस्ट और एक्सेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? स्क्रीनशॉट आपके पास में यहाँ पर स्क्रीन में चल रहा है शॉर्ट नोट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से लिख लेना। इज दैट क्लियर बच्चों? आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक हमसे कह रहा है सर इन्वेस्टमेंट। क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट। आप क्या हैं? एक प्रोड्यूसर हैं। आप क्या हैं? एक फैक्ट्री के मालिक हैं। आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाने के लिए आपको लग रहा है कि मुझे 50 लाख का और इन्वेस्टमेंट अपनी फैक्ट्री में करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि यार मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना अपनी फैक्ट्री में और मैं 50 लाख ऐसा करता हूं अपनी फैक्ट्री में और इन्वेस्ट कर देता हूं। सोच रहे हो, तो जब तक सोच रहे हो ना वो प्लान में आ गया। क्या कह रहा हूं मैं? जब तक आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा, ये सोच रहे हो आप, तो सोचना ही इन्वेस्टमेंट, प्लान इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देखो लिख रखा है what the investors in an economy intend or plan to invest is called plan or desire or accent investment. Is that clear? Example के तौर पे suppose a company which wants to buy new machine so that it can increase production. The company has decided that rupees he will be invest is rupees 50 lakh rupees in machine. This is the money which the company has planned and keep. This is called plan investment. This is called plan investment. इसको हम plan investment बोलेंगे बच्चों। Is that clear? चलो लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है प्लान और डिजायर और एक्सेंट आउटपुट। आउटपुट मतलब अब आप वहां पर दोबारा यहां पर क्या है, फैक्ट्री में है, आपकी खुद की फैक्ट्री है। अब आप अपने यहां पर क्या करना चाह रहे हो? अपने प्रोडक्शन को, आउटपुट को इंक्रीज करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है अगले महीने दिवाली है और दिवाली पे बहुत सारा माल बिकने वाला है धनतेरस के दिन। तो आप अभी से उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, आप अभी से ही ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दोगे। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अगले महीने के लिए अपनी आउटपुट को, अपने प्रोडक्ट को 1000 तक प्रोड्यूस कर लूं, मतलब 1000 यूनिट प्रोडक्शन करूं अगले महीने के लिए। तो करूंगा या कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लान आउटपुट। सोच रहे हो आप कि अगले महीने एक ऐसा करता हूं कि अगले महीने बिजनेस बहुत अच्छा होगा ना, तो अगले महीने के लिए मैं क्या करता हूं, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करता हूं। दैट इज कॉल्ड प्लान इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड डिजायर इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। बुक की लैंग्वेज से भी पढ़ लेते हैं। What the producers in an economy intend or plan to produce is called planned or desire or accent output. Example के तौर पे there is a car manufacturing company that decides that it will produce 500 cars next month because there will be demand for that many cars in the next month. These 500 cars which we have already planned to produce, this is our planned output. ये हमारा plan output कहलाएगा। Is that clear बच्चों? तो ये थे कुछ आज के हमारे नॉर्मल से कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको सब समझ में आया होगा बेटा। तो आपको भी आज की क्लास अच्छी लगी हो बेटा, तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना बच्चों। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बच्चों बाय एंड थैंक यू।